दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल एलएलबी को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन। दरअसल 80% ऐसे दहेज उत्पीड़न के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि फॉल्स केस दर्ज कराए जाते हैं महिलाओं के द्वारा और जिनमें आरोपी पति बाइज्जत बरी भी हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 20% ऐसे भी केस हैं जो जेन्युइन हैं, जिसमें महिलाएं वास्तव में पीड़ित हुई हैं, प्रताड़ित हुई हैं। तो बात करेंगे कि अगर कोई महिला दहेज उत्पीड़न के केस से प्रताड़ित है तो वो कैसे दहेज का केस कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई महिला दहेज उत्पीड़न से प्रताड़ित है तो उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, रिश्तेदारों की मदद लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बन रही है तो ऐसे मामले में अगर दहेज उत्पीड़न का केवल मामला है कि सिर्फ डिमांड करते हैं, तो ऐसे मामले में दो तरीके हैं केस करने के। एक तो ये है कि आप किसी वकील की मदद से कोर्ट से कंप्लेंट केस के रूप में दहेज उत्पीड़न का केस कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप किसी जो भी आपका संबंधित थाना है, जो भी आप अगर ससुराल में हैं और ससुराल में इस तरह की कोई घटना की गई है या फिर इस तरह की कोई डिमांड की गई है, तो जो भी ससुराल से संबंधित जो भी थाना है आप वहाँ जाएं, वहाँ पर आप रिपोर्ट लिखाएं। ऐसा नहीं कि आप इसका पति वो आपकी ससुराल में जो भी आपका घर है, जो भी आपका ससुराल है, वहाँ पर आपसे डिमांड की जा रही हो, लेकिन आप मायके जा कर के अपने थाने से रिपोर्ट दर्ज करती हैं। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर आपसे डिमांड की जा रही है उससे संबंधित जो भी थाना है, उस जगह से संबंधित जो भी थाना है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखानी है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई मारपीट होती है, दहेज की डिमांड को लेकर के आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे मामले में ज़ाहिर सी बात है कि आपकी चोटें आएंगी। और चोटें जिस टाइप की हैं, अब आप यहाँ पे करेंगे क्या? या तो पॉसिबल है तो आप अपने मायके वालों को बुला लीजिए, या फिर आप मायके जाएं, अगर आसपास है तो आप मायके जाएं, अपने भाई को या अपने पेरेंट्स को साथ में लें, आप उसी संबंधित थाने में जाएँ जहाँ पर घटना घटी है, उससे संबंधित जो भी थाना है, ठीक है, ससुराल से संबंधित जो भी थाना है, तो उस थाने में जा कर के आप रिपोर्ट दर्ज कराएँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कि ससुराल भी दूर है, आप किसी कोई आया भी नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जो भी आपकी ससुराल है, आपके साथ मारपीट की गई है, दहेज की डिमांड की गई है, तो आप सीधा आपकी ससुराल से संबंधित जो भी थाना है वहाँ आप जाएं और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं और थाना प्रभारी को ये भी बताएं कि आपके साथ मारपीट की गई है या फिर जिस तरह का भी आपके साथ क्राइम किया गया है, आपको जान से मारने की कोशिश की गई है या फिर आपको गंभीर रूप से चोट मार दी गई है, तो वो आप सारा कुछ बताएं और साथ में ये कहें कि आप मजरूर चिट्ठी दीजिए, मुझे अपना मेडिकल परीक्षण कराना है। तो थाना प्रभारी क्या करेगा, मजरूर चिट्ठी देगा और आपको साथ ले जाएगा और सरकारी अस्पताल, जहाँ पर भी सरकारी अस्पताल होगा, वहाँ पर जा कर के आपका मेडिकल परीक्षण कराएगा। जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एविडेंस होगा कि आपके साथ मारपीट की गई है। अगर मारपीट नॉर्मल है तो ऐसे मामले में 323 का सेक्शन ऐड हो जाएगा, जो भी आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है तो ऐसे मामले में 324 सेक्शन ऐड हो जाएगा। अगर आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई है और ये रिपोर्ट में चीज़ सामने आती है तो उस मामले में 323 के साथ 325 सेक्शन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका शरीर का कोई भी हिस्सा आपके शरीर से अलग कर दिया गया है तो ऐसे मामले में 326 सेक्शन ऐड हो जाएगा, जो कि गैर जमानती सेक्शन है। तो मान लीजिए कि अगर 498 दहेज की डिमांड करते हैं, इसलिए 498A सेक्शन लग गया। आपके साथ मारपीट की तो 323 सेक्शन हो गया। और मान लीजिए कि मारपीट के दौरान आपकी उंगली काट दी, तो ऐसे मामले में 326 सेक्शन और ऐड हो जाएगा। तो इन सेक्शनों में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। दहेज उत्पीड़न के लिए, दहेज की डिमांड करने के लिए 498A, मारपीट करने के लिए 323 और जान से मारने की कोशिश करने के लिए 307, या फिर अगर कोई शरीर का अंग भंग हो गया है तो 326 सेक्शन लग जाएगा। तो इन सेक्शनों में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, या फिर वो 498 या 330 के तहत तो एफआईआर दर्ज करेगा, लेकिन बाद में आपका जो मेडिकल होगा, मेडिकल के अकॉर्डिंग जो भी चोटें हैं उसके अकॉर्डिंग एफआईआर में सेक्शन भले ही कम हो, लेकिन बाद में जब कोर्ट में चार्जशीट जाएगी तो वो मेडिकल के अकॉर्डिंग और सेक्शन उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, चाहे 325 बने या फिर 324 बने या 326 बने, तो वो ऐड हो जाएगी, एफआईआर कोर्ट में चली जाएगी। अब ये तो हो गया। अब इसमें क्या है, एफआईआर दर्ज करा दी, अंग भंग हो गया है 326, तो 326 में तो क्या है, जो 326 सेक्शन है उसमें 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है।
तो जिन केसों में 7 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है, जिन सेक्शनों में, ऐसे सेक्शनों में पुलिस को राइट है कि वो एक्यूज्ड को गिरफ्तार करे अगर उसके अगेंस्ट ऐसा कोई साक्ष्य मिलता है। और साक्ष्य मिल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ है कि इसका शरीर का अंग भंग हुआ है या फिर इसके साथ इनको जान से मारने की कोशिश की गई है, जो भी उसकी एफआईआर लिखाने की जो भी स्टोरी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है कि एक्यूज़ को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। अगर 326 सेक्शन बना है तो ऐसे मामले में पुलिस को पूरा राइट है कि इस मामले में एक्यूज़्ड को गिरफ्तार करे और उससे संबंधित जो भी लोग हैं, जो भी उसके सपोर्टिव रहे हैं इस मामले के, तो उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मारपीट की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, 323 जैसी सेक्शन है, 504 गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी है तो 506 लग गया, दहेज उत्पीड़न की डिमांड की है तो 498 लग गया, तो ऐसे मामले में क्या है, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, आपका मेडिकल बन जाएगा, लेकिन एक्यूज़ की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस मामले में क्या है कि पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी विवेचक है वो मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा और कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट के रूप में चार्जशीट दाखिल करेगा। अगर उसे रिपोर्ट झूठी लगती है तो उससे वो एफआईआर लगा देगा, अगर उसे रिपोर्ट सच लगती है और जिसका भी जो रोल नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो नाम जोड़ेगा या घटाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर सारा कुछ सही लिखा है तो मे भी हो सकता है उससे रिलेटेड उसको एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले, तो वो कोर्ट में सभी के नामजद कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगा, जिसमें एक्यूज़्ड को सम्मन जाएंगे जितने भी उसमें आरोपी बनाए गए हैं, चाहे उसमें सास हो, ससुर हो, जो भी रिश्तेदार हों, पति हो, तो उनको सबको सम्मन जाएंगे, वो कोर्ट आएंगे, कोर्ट से अपनी ज़मानत कराएंगे। अगर वेलेबल ऑफेंस है तो उस मामले में उनको ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई सेक्शन है जैसे कि 326 हुआ, 307 हुआ, तो ऐसे मामले में हो सकता है कि उसको ज़मानत ना मिले, कोर्ट चाहे तो दे सकता है, लेकिन फिर भी कमी है और जो है गंभीर चोट है, 326 का सेक्शन लगा हुआ है, 307 का सेक्शन लगा हुआ है, तो कोर्ट उनको जेल भी भेज देता है, जेल में रहते हैं। तो उसके बाद वो मे भी अपनी ज़मानत कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आती है। ठीक है, पुलिस एविडेंस कोर्ट को देती है कि देखो इनके ख़िलाफ़ ये गवाह हैं, ये हमें एविडेंस मिला है, तो गवाही होती है, उनके साथ जो अभियुक्त हैं उनकी तरफ से जो वकील होता है वो उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, ज़रूरत पड़ती है तो री एग्जामिनेशन होता है। जब ये सारा कंप्लीट हो जाता है तो 313 का बयान होता है। 313 के बयान में जो भी एक्यूज़ड होते हैं उनको बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये एविडेंस है, गवाहों ने आपके ख़िलाफ़ ये कहा है, अब आप क्या कहते हैं। तो अगर वो अपना जुर्म स्वीकार करते हैं तो फाइल को जजमेंट में लगा दिया जाता है। अगर वो अपने जुर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको रद्द करते हैं, जो भी उन पे जो आरोप लगाए गए हैं, जो भी गवाह हैं, उन एविडेंस को अगर रद्द करते हैं तो फाइल को डिफेंस एविडेंस में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफेंस एविडेंस में क्या होता है कि जो भी एक्यूज़ है उसकी तरफ से कोर्ट में एविडेंस अपने बचाव पक्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद जो भी गवाह हैं वो प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी लॉयर होता है वो डिफेंस में जो गवाह प्रस्तुत हो रहे हैं उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट की मर्ज़ी से री एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फाइल आर्गूमेंट में लग जाती है, उसके बाद फाइल को फाइनल आर्गूमेंट में लगा दिया जाता है और एटलीस्ट जजमेंट होता है। तो अगर ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा है तो ऐसे मामले में पुलिस एक्यूज़ को गिरफ़्तार करती है, उसको जेल में डालती है, बाद में वो ज़मानत करा के बाहर आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई सेक्शन नहीं है तो पुलिस कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, ना किसी को गिरफ़्तार नहीं करती है। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन है। अगर 498 की बात करें तो इसमें 3 वर्ष तक की सज़ा है, इसमें एक्यूज़ को पुलिस गिरफ़्तार नहीं करती है। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।